चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, याद है हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जब पढ़ना शुरू किए, बच्चों हम लोगों ने जब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर शुरू किया तो वहां यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला। याद होगा आपको, हम लोगों ने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। चलिए, आइए एक बार आपको चीजों को रिकॉल कराते हैं। हम लोगों ने बच्चों थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, चलिए बच्चों जब हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आपको याद होगा बच्चों कि ये यूटिलिटी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए और इस यूटिलिटी से रिलेटेड दो डिफरेंट व्यू पॉइंट थे बच्चों, मतलब दो अलग विचार वाले लोग थे। देखिए, एल्फ्रेड मार्शल एक तरफ, एल्फ्रेड मार्शल, बच्चों मार्शल का जो व्यू पॉइंट था ये कार्डिनल व्यू पॉइंट था, कार्डिनल व्यू पॉइंट। मतलब बच्चों ये कार्डिनल विचारधारा को रखते थे, कार्डिनल अप्रोच को रखते थे। ठीक है। अच्छा, मार्शल का क्या कहना था बच्चों की यूटिलिटीज एज्यूम टू बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या दिया बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया मार्शल ने। मार्शल का जो व्यू पॉइंट था वो कार्डिनल व्यू पॉइंट था बच्चों, कार्डिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया। ठीक है भाई। अब देखिए सवाल क्या है बच्चों, दूसरी तरफ यूटिलिटी हाइपोथेसिस को लेकर हिक्स और एलन, हिक्स और एलन ये बच्चों ऑर्डिनल व्यू पॉइंट रखते हैं, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। इनका कहना था कि यूटिलिटीज एज्यूम टू बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। ठीक है, मतलब ये कार्डिनल नंबर में मेजर किया जा सकता है। बच्चे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हिक्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बताया। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलिए, तो इन्होंने क्या बताया बच्चों? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। तो अभी हम लोग इसी पॉइंट को पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, तो बच्चों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ऑर्डिनल व्यू पॉइंट को लेकर है। हम लोग आज ऑर्डिनल व्यू पॉइंट के बारे में समझेंगे। चलिए आइए बच्चों, सर ये ऑर्डिनल अप्रोच तो हम लोग समझ गए कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये हम लोग समझ गए कि इसके बारे में जे.आर. हिक्स एंड आर.जे.डी. एलन, आर.जे.डी. एलन ने दिया। सर एक बात बताइए, ऑर्डिनल अप्रोच का बेसिक मतलब क्या है? देखिए बच्चों, ऑर्डिनल अप्रोच का बेसिक मतलब होता है बच्चों बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। कहने का मतलब बच्चों कि कंज्यूमर किसी भी चीज को जब कंज्यूम करता है तो ये बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा देखिए बच्चों, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि
हिक्स और एलन ने जब कार्डिनल अप्रोच पर बात की, जब इन्होंने कार्डिनल व्यू पॉइंट को रखा, तो बच्चों इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया, क्योंकि बच्चों इनको कहीं ना कहीं अपनी बातों को प्रूफ करना था। इसलिए हिक्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का सहारा लिया। तो बच्चों सबसे पहले इन्होंने बताया इंडिफरेंस सेट के बारे में। जाहिर सी बात है बच्चों, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में जब इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो हिक्स और एलन ने सबसे पहले क्या बताया बच्चों? सबसे पहले इन्होंने बताना शुरू किया इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट। फिर बच्चों इन्होंने बताया इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और फिर इन्होंने इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग इंडिफरेंस सेट से शुरू करते हैं, ताकि हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ सकें। तब जाकर हम आपको कुछ एजम्पशंस वगैरह भी बताएंगे। आइए तो देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि बेस्ड है किस पर? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर। चलो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम स्क्रीन साइड करते हैं। आइए बच्चों, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलिए ये है क्या? सबसे पहले बच्चों ये ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू बताया गया है। ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है सर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल अप्रोच? कहने का मतलब बच्चों, हिक्स और एलन का कहना था बच्चों कि ये बेस्ड है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर। मींस बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। चलिए ये किस चीज पर बेस्ड है भाई साहब? तो बेस्ड है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ही होता है बच्चों बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आइए तो सबसे पहले हम लोग इंडिफरेंस सेट के बारे में समझेंगे। सर व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? अच्छा, इट सिंपली मींस बच्चों कि शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल भी इसको कहते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग बच्चों इंडिफरेंस सेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं बच्चों, कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कि एक कंज्यूमर है जो दो चीजों को कंज्यूम कर रहा है। बर्गर, ये फास्ट फूड बच्चों बहुत प्रचलन में है आजकल और हम लोगों को अच्छा भी लगता है, और सैंडविच। ये दोनों चीज हमें अच्छा भी लगता है बच्चों। आइए बच्चों मान लो कि हमारे पास एक सर्टेन इनकम है, एक सर्टेन इनकम है, और मैंने उस इनकम में एक बर्गर परचेस कर लिया और 10 सैंडविच परचेस कर लिया। ठीक है बच्चे, अब हम चाहते हैं फर्दर 2 बर्गर कंज्यूम करना। जाहिर सी बात है बच्चों, एक चीज हमने पहले ही एजम्पशन ले लिया कि इनकम हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। इनकम कांस्टेंट है। इट सिंपली मींस कि अगर हम किसी और चीज के कंजम्पशन को एनहांस करना चाहें तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ना साहब। समझे बच्चों? रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 पर,
अगर हम 2 यूनिट बर्गर लेना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों डिमांड फॉर सैंडविच को डिक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कंज्यूमर के पास इनकम कांस्टेंट है। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे बच्चों। अभी मैंने सिर्फ हिंट किया आपके दिमाग में कि हिक्स और एलन ये मानकर चल रहे हैं कि इनकम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मानो बच्चों कि हमें एक और कॉम्बिनेशन बनाना है। अब हम चाहते हैं कि हम 3 बर्गर के कंजम्पशन करें, तो जाहिर सी बात है बच्चों हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, सैंडविच के कंजम्पशंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम शिफ्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, तो हमने कहीं ना कहीं कंजम्पशंस को डिक्रीज किया। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जांपल हम एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम 4 बर्गर कंज्यूम करें, 4 बर्गर, तो मुझे कहीं ना कहीं बच्चों डिमांड फॉर सैंडविच तो डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इनकम तो कांस्टेंट है ना। इनकम तो कांस्टेंट है बच्चों, उस कांस्टेंट इनकम में आपको कंजम्पशन करना है, उस कांस्टेंट इनकम में आपको कंजम्पशन करना है। इसलिए अब एक यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लीज सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहां बच्चों विलन बनकर एंट्री होता है एक कॉन्सेप्ट का, एमआरएस। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नया नया टॉपिक चला रहा है। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए, एमआरएस आते हैं बच्चों, पूरी स्टोरी को समझते हैं। बच्चों पहले वाले सिचुएशन में कॉम्बिनेशन ए में हम लोगों ने तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन बच्चों जब हमें 2 बर्गर कंज्यूम करना था तो हमने कहीं ना कहीं बच्चों 4 सैंडविच को सेक्रीफाइस किया। अच्छा, मैंने सैंडविच को रियल में सेक्रीफाइस नहीं किया, सोच कर देखो बच्चों, मैंने उस एक्सपेंसेस को सैंडविच से डिक्रीज कर दिया और बर्गर के कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद बच्चों हम लोग और बर्गर कंज्यूम करना चाह रहे थे, तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों और सैंडविच को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो बच्चे हमने जब 3 सैंडविच सेक्रीफाइस किया उसके एक्सपेंसेस को, तब जाकर हम एक बर्गर को और गेन कर पाए। देखिए बच्चों, हम लोगों को और बर्गर कंज्यूम करना था, तो बच्चे अगर मुझे और बर्गर कंज्यूम करना है तो कहीं ना कहीं सैंडविच के कंजम्पशन को डिक्रीज करना होगा। तो ये हमने डिक्रीज किया 1 यूनिट, तब जाकर हमने 1 यूनिट क्या किया, गेन किया। अच्छा देखिए बच्चों, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली हम कम कर क्या रहे हैं बच्चों कि एक तरफ हमने एक्सपेंस मतलब लॉस किया, किस चीज का लॉस किया, सैंडविच का, तो दूसरे तरफ हमने क्या किया, गेन किया। किसका गेन किया, बर्गर का। तो बच्चों एमआरएस कहता है, देखिए एमआरएस क्या कहता है बच्चों, एमआरएस का कहना है कि एमआरएस चेंज इन, अच्छा, हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों एक प्रोडक्ट को लॉस कर रहे हैं, तभी जाकर दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बच्चों इस सिचुएशन में आप जरा समझिएगा, हम लोगों ने सैंडविच के कंजम्पशन को बच्चों डिक्रीज किया, तब जाकर बच्चों बर्गर के कंजम्पशन को हम लोग इंक्रीज कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट। इनकम क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा पूरी बात। बच्चों हिक्स और एलन का कहना था, हिक्स और एलन का कहना है कि
जो कंज्यूमर्स है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बच्चों। कंज्यूमर ने क्या किया बच्चों, कंज्यूमर ने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया। कंज्यूमर ने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों। कॉम्बिनेशन ए बनाया, कॉम्बिनेशन बी बनाया, कॉम्बिनेशन सी बनाया एंड कॉम्बिनेशन डी बनाया। बच्चों हिक्स और एलन का कहना है कि जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो ये बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर। इस पर बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर। अच्छा ये क्या है, कौन रहे हैं बच्चों, ये कहना है हिक्स और एलन का कि ये बेस्ड है बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर बेस्ड है बच्चों, तो कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब बच्चों कि कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है बच्चों। कहने का मतलब बच्चों, सेटिस्फैक्शन, देखिएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल in combination A is equal to satisfaction level in combination B। और बच्चों उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है C में और उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है D में। तो बच्चों सेटिस्फैक्शन लेवल तीनों के केस में बराबर है। जितना सेटिस्फैक्शन हमें ए में मिला उतना ही सेटिस्फैक्शन बी में मिला, उतना ही सेटिस्फैक्शन सी में मिला, उतना ही सेटिस्फैक्शन डी में मिला। तो सेटिस्फैक्शन लेवल ए बी सी सेम है। क्यों सेम है बच्चों, क्योंकि हिक्स और एलन का कहना है कि जब भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो ये बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम। ओके ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चों। देखिए सर, इस सेट को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, इनडिफरेंस सेट। अच्छा समझिए बच्चों, बच्चों जब भी हम लोग इनडिफरेंस सेट को इनडिफरेंस सेट या इनडिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व। हिक्स और एलन क्या कहते हैं बच्चों, व्हेन वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स, जब बच्चों हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स करते हैं किस चीज को, इनडिफरेंस सेट को, तो ये कहलाता है इनडिफरेंस कर्व। चलिए, तो इसका मतलब सर कि जब हम इनडिफरेंस कर्व पे बात करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो इसमें भी सेम है। बिल्कुल, आइए जरा इनडिफरेंस कर्व को समझिए बच्चों। हिक्स और एलन का क्या कहना है, हिक्स और एलन कहते हैं बच्चों कि एन इनडिफरेंस कर्व is a curve which represents combination of two commodities। कितना commodities बच्चों, two commodities। अच्छा अब रिमार्केबल बात है बच्चों, नोटिस कीजिएगा जरा, ये जो टू कमोडिटीज है बच्चों, ये कहीं ना कहीं एक एजम्पशन है।
आप भी सोच रहे होगे बच्चों कि क्या कंज्यूमर का लाइफ सिर्फ दो ही गुड से चलता है? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, which represents combination of two commodities that gives same level of satisfaction. ये क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अच्छा बच्चों, ये कौन कह रहा है? ये हिक्स और एलन कहते हैं कि जब हम इनडिफरेंस सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इनडिफरेंस कर्व होगा। और साथ में ये कहते हैं बच्चों कि इनडिफरेंस कर्व क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है टू कमोडिटीज के कंजम्पशन को, और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, कहने का मतलब बच्चों कि जितना भी सेटिस्फैक्शन ए में मिला होगा कॉम्बिनेशन ए में, उतना ही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन बी में, उतना ही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन सी में, और उतना ही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन डी में बच्चों। तो कहने का मतलब है बच्चों हिक्स और एलन का कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है बच्चों। समझ रहे हो? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है। लेकिन बच्चों यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि सर क्या एजम्पशन हिक्स और एलन इस थ्योरी को बताते समय कुछ एजम्पशंस मान रहे हैं क्या? बिल्कुल। आइए हम लोग इसको और फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस के एजम्पशन को जो मार्शल ने दिया, जो मार्शल ने बताया। तो बच्चों हिक्स और एलन क्या एजम्पशन लेकर चलते हैं यूटिलिटी में, आइए इसको समझते हैं हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में। सबसे पहले इन्होंने कहा बच्चों ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि दिस मींस दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। यूटिलिटी को कभी भी हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है? तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? हिक्स और एलन का कहना है बच्चों कि नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। फर्दर देखिए बच्चों क्या बोलता है, अ पर्सन कैन एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन derived from consumption of a commodity in relative or comparative terms। इस बात को समझिएगा बच्चों, a person can express the satisfaction derived from consumption of a commodity in relative terms। मतलब बच्चों हम relative terms में satisfaction को बता रहे हैं, जबकि बच्चों मार्शल क्वांटिटेटिव टर्म्स में बता रहे थे, वो नंबर में बता रहे थे। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर में बता रहे थे। जबकि बच्चों हिक्स और एलन कहते हैं कि कोई भी पर्सन अपने सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है बच्चों, तो वो सेटिस्फैक्शन को रिलेटिव टर्म्स में बता सकता है, रिलेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कंपैरेटिव टर्म्स में बच्चों, कंपेयर कर कर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हम लोग जाते हैं और मान लो बच्चे हम लोगों ने ऑरेंज जूस पिया और हम लोगों ने मान लो पाइनएप्पल जूस पिया, तो हम ये जरूर बता सकते हैं बच्चों कि अगर एक पर्सन कहता है कि नहीं उसको ऑरेंज जूस ज्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिवली पाइनएप्पल के, दूसरा कस्टमर कहता है नहीं उसको पाइनएप्पल ज्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिवली ऑरेंज के, तो वो रिलेटिव टर्म्स में बता रहा है बच्चों, वो फिगर में नहीं बता रहा है, वो रिलेटिव टर्म्स में बता रहा है। अच्छा, अब एक रिमार्केबल बात फिर नोटिस कीजिएगा, हिक्स और एलन का कहना था एजम्पशन को लेकर कि रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स है ना बच्चों वो कैसे हैं? तो रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर रैशनल है। अच्छा, क्या मतलब सर? कहते हैं कि कंज्यूमर इज रैशनल
and possess full information about all relevant aspect of economic environment in which he lives. कहने का मतलब बच्चों, इनका कहना था कि जो कंज्यूमर है ना वो रैशनल है, मतलब हर एक कंज्यूमर को मार्केट के बारे में, मार्केट के हर एक इंफॉर्मेशन का नॉलेज है। मतलब बच्चों मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, हर एक चीज से वो अवेयर है। तो जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं ना, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से वो अवेयर है। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, मार्शल का क्या, सॉरी, हिक्स और एलन का क्या असम्पशन था। इनका कहना था बच्चों रैंकिंग एंड प्रेफरेंस। देखिए ऑर्डिनल एनालिसिस का असली सेंस आपको अब क्लियर होगा। बच्चों हिक्स और एलन कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल conceivable combination of goods according to satisfaction they yield। कहने का मतलब बच्चों वो उसको रैंकिंग वाइज कंज्यूम करता है बच्चों। जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर हम खाना खाने बैठ रहे हैं बच्चों, जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है हम उसको पहले कंज्यूम कर रहे हैं बच्चों। जैसे आप देख लो बच्चे को अक्सर आपने देखा होगा बच्चों कि ज्यादातर वो स्वीट्स को पहले खाते हैं। छोटे बच्चे को आप देखना, उनको डेयरी मिल्क, चॉकलेट, टॉफीज बहुत पसंद है, ये उनका पहला प्रेफरेंस है। और दूसरा प्रेफरेंस है उनका बिस्किट। अच्छा, कुछ बच्चों का बच्चों बिस्किट पहला प्रेफरेंस है, चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क ये बाद में है। तो कहने का मतलब बच्चों जो कंज्यूमर है वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूम कर रहे हैं। उनको जिस कमोडिटी में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसको वो पहले प्रेफरेंस देंगे, वो उसको पहले कंज्यूम करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वो प्रेफर किसको कर रहे हैं। अच्छा, वो ये नहीं बता सकते बच्चों कि पहले वाले गुड्स में उनको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे कंजम्पशन में कितना मिला, लेकिन वो ये जरूर बता सकते हैं कंपैरेटिवली कि ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है। अच्छा, फोर्थ assumption है बच्चों कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। कहते हैं बच्चों इफ कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन A to B and B to C then he automatically means that he must prefer combination A to C। इसका मतलब बच्चों उन्होंने पूरे कंजम्पशन को कंज्यूम किया A से लेकर C तक। इट इज एज्यूम दैट ही हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। आई बात समझ में? क्या कह रहा है बच्चों, ये हम अज्यूम कर रहे हैं दैट ही हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। और ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल अजम्पशन का पार्ट है। हिक्स और एलन जबकि बच्चों ये खुद कहते हैं कि जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वो पहले होगा, उसके बाद सेकंड वाला फूडिंग होगा, लेकिन खुद एज्यूम करते हैं कि ही हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर। कैसा है? तो कंसिस्टेंट बिहेवियर है। अच्छा, पांचवा assumption बच्चों, पांचवा assumption है हिक्स और एलन का नंबर ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको बताया बच्चों। बच्चों कहता है if a combination A has more commodities quantities than combination B, he must have to prefer to B because consumer prefer more to less and try to maximize his satisfaction। जो मैंने आपको भी बताया बच्चों सैंडविच और बर्गर के बारे में, आइए फिर से समझिए इसको। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जब हमें और बर्गर कंज्यूम करना था तो हमें कहीं ना कहीं सैंडविच को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। और हमारा दो एजम्पशन है बच्चों कि कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम टू गुड्स, टू गुड्स मतलब बच्चों टू कमोडिटीज। ये कौन एज्यूम कर रहा है बच्चों, ये एज्यूम कौन कर रहा है? तो ये एज्यूम मार्शल कर रहे हैं कि कंज्यूमर हमेशा दो गुड्स को कंज्यूम करेगा। चलिए तो बच्चे आज हम लोगों ने
ऑर्डिनल एनालिसिस में इतनी बातों को समझा, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों। इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ना है। देखिए बच्चों, हम लोग इनडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, इनडिफरेंस मैप को पढ़ना है बच्चों, फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो भी बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, तो चलिए पेशेंस रखते हैं। तो होप सो आप ऑर्डिनल अप्रोच समझ गए होंगे बच्चों। और ऑर्डिनल अप्रोच को किसने दिया? हिक्स और एलन ने दिया। आप ये भी समझते हैं कि ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, जिसके में सॉरी बच्चों, जिसके कारण हिक्स और एलन को इनडिफरेंस सेट के बारे में बताना पड़ा, कर्व के बारे में बताना पड़ा, मैप के बारे में बताना पड़ा, और कुछ फंडामेंटल असम्पशंस, जो कि हमारा वीवीआई टॉपिक था बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस टॉपिक पर फर्दर बात करेंगे। इनडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे, फिर इनडिफरेंस कर्व से रिलेटेड हम आपको बहुत सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? होप सो क्लियर होगा। चलिए थैंक यू बच्चों, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए थैंक यू एवरीवन।